नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। राकेश शुक्ला जी, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आज सुबह ही एक ऐसी खबर आई जिसने वाकई में एक बार फिर से पाकिस्तान के चरित्र को लेकर, पाकिस्तान की नीति को लेकर फिर सवालिया निशान खड़ा किया। पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर से एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान का बर्बर चेहरा दुनिया के सामने फिर सामने आया। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने काबुल में अस्पताल पर अटैक कर दिया। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 400 लोगों की जान चली गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यह अस्पताल नशा मुक्ति सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां हमले के वक्त 2000 मासूम लोग थे, वो लोग जो अपना इलाज कराने के लिए आए थे। उन्हें पाकिस्तान ने क्या दी? मौत। सेंट्रल काबुल में अस्पताल पर हुए हमले की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान में लाशें बिछ गई। इसके बाद तालिबान ने अपने बदले की कसम खा ली। तालिबान की तरफ से यह कहा गया कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, सिर्फ इंतकाम लिया जाएगा। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। और जब आप ये तस्वीरें देखते हैं, एक और जंग चूंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में छिड़ी हुई है अजीत जी, जब इजराइल और अमेरिका के संयुक्त एयर स्ट्राइक में एक स्कूल के ऊपर हमला हुआ, कितनी मासूम जाने गई, दुनिया भर में इतनी भर्त्सना हुई। आज पाकिस्तान की इतनी ही भर्त्सना होनी चाहिए एक अस्पताल में जहां पर जो इलाज कराने के लिए आया था, जो नशा मुक्ति केंद्र है, वहां पर इतने लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये तो बहुत ही निंदनीय काम है, बहुत कायराना काम है। कोई भी हमला इस तरह का, आप अगर आप लड़ना चाह रहे हैं अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान के जो मिलिट्री बेसेज हैं उनको अटैक करिए, उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक करिए, उसके एयर बेसेज पर अटैक करिए, जो एक लड़ाई का तरीका होता है। आप एक रिहेबिलिटेशन सेंटर पर पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान से हमला करके मार डाला। ऐसा नहीं है कि अब आज के तारीख में जो छोटे छोटे प्रॉक्सीज हैं देशों के, उनके पास इतना प्रिसीजन से अटैक करने वाले हथियार हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान का ये ऐसे ही अपने आप बिना उसके जाकर के गिर गया वहां। पूरी इंफॉर्मेशन होगी उनके पास, पूरा सटीक इन लोगों ने उससे गाइडेड मिसाइल होगी, जिससे इन लोगों ने एक रिहेबिलिटेशन सेंटर पर हमला करके, और इनका मकसद होगा ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी क्रिएट वहां करना। इसके लिए इन लोगों ने मार दिया। और अब इसके जो कारण बताएं कि आप वो अफगानिस्तान जो है वो तालिबान को वो शरण दिए हुए, मतलब जो टीटीपी है उसको शरण दे रहा है, जो पाकिस्तान में हमला कर रहा है, या अफगानिस्तान डूरंट लाइन को नहीं मान रहा है, ये कहिए, या जो पाकिस्तान चाह रहा है कि अखुंदजादा की हम वहाँ सत्ता बदल दें और नसरुल्लाह उस दूसरे ग्रुप को जो है वहाँ हकानी गुट को बैठाएं वहाँ, ये सब चीज़ें होंगी अपनी जगह है। लेकिन इसके लिए तो आपको लड़ना चाहिए ना, सीधे मिलिट्री से लड़िए ना, अफगानिस्तान की मिलिट्री से लड़िए। ये तो बहुत ही निष्ठापूर्ण, बहुत ही कायराना हमला है कि आप रिहेबिलिटेशन सेंटर पर हमला करके मासूम लोगों को मार रहे हैं। और यहाँ इसका जो मिस्चीवियस हमको जो दिख रहा है, जो दुष्टतापूर्ण काम इसकी दिख रही है इसका पाकिस्तान का, वो ये दिख रहा है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि उससे कोई न पूछे कि भाई ईरान पर तुम्हारा क्या स्टैंड है, तुम सऊदी अरब पर तुम्हारा क्या स्टैंड है, तुम इजराइल अमेरिका स्टैंड में क्या कर, उस लड़ाई में क्या कर रहे हो। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम तो खुद ही लड़ रहे हैं अफगानिस्तान से और मासूम लोगों पर हमले करके। लेकिन ये जो स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान ने किसी भी अस्पताल पर स्ट्राइक से इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान के आरोपों को ही बेबुनियाद बताया। पाकिस्तान का दावा यह है कि अफगानिस्तान में ऐसी किसी भी जगह को टारगेट नहीं किया गया जहां पर आम लोग रह रहे थे। और ये एक और झूठ है। पिछली मर्तबा झूठ तब बोला था जब रिहायशी इलाके पर बॉम्ब ड्रॉप कर दिए गए थे, मासूम बच्चे मारे गए थे, माता पिता मारे गए थे, कितने लोग अनाथ हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। आज ये तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं, फिर एक झूठ है पाकिस्तान का। सिर्फ मिलिट्री ठिकानों और आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तानी सूचना मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि काबुल में अटैक बेहद सटीक थे, किसी भी सिविलियन स्पॉट को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन तालिबान सरकार ने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस का उल्लंघन किया और इसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। पाकिस्तान तो खैर झूठ बोलने के लिए ही जाना जाता है। अलग अलग मौके पर, अलग अलग मंच पर सिर्फ झूठ ही बोलता आया है। लेकिन यहाँ तो खुद तस्वीरें गवाही दे रही हैं। अस्पताल है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, मिसाइल यहाँ पर आकर गिरी हैं, 400 लोग मारे गए हैं, कितने ही लोग घायल हुए हैं। मासूमों के खिलाफ ये मौत का पैगाम नहीं है पाकिस्तान का, तो और क्या है? और फिर वो झूठ परोस रहे। देखिए, पाकिस्तान से संवेदनशीलता की उम्मीद करना हमारी गलती है। ये वही पाकिस्तान है जो अपने यहाँ मस्जिद में बम धमाका करवा दिया, और उसी बम धमाका को
आधार बनाकर वो तालिबान पे और अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है। ये वही पाकिस्तान है जिनके पोषित आतंकवादियों का दंश आज भी भारत झेल रहा है। कितने बच्चों की मौत हो चुकी है। पहलगांव में जाति धर्म पूछ के हत्या की गई। तो इस पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि वो बड़ा संवेदनशील हो जाएगा, कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं। अस्पताल पे जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, उनके इनकार करने से कुछ नहीं होता। संवेदनशीलता पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है, असंवेदनशील राष्ट्र है वो। नहीं, आसिम मुनीर बौखला गए हैं, बोरा गए हैं, हुआ क्या है? नहीं, बौखला नहीं गए हैं। आसिफ मुनीर परेशान है। आसिफ मुनीर की पूरी योजना पिछले 1 साल से तख्ता पलट की है। वो मुशर्रफ बनना चाह रहे थे कि तख्ता पलट करेंगे। देखिए, आईएसआई से उन्होंने सेना की कमान ली। सेना की कमान लेने के बाद ट्रंप को उन्होंने बड़ा पोषित किया, और पोषित करने के बाद उनको लगा कि ट्रंप ही चाहेंगे तो शहबाज की जगह पे हमें राष्ट्रपति बनाएंगे। वो क्रमबद्ध तरीके से एक एक स्टेप बढ़ते हुए आगे चल रहे थे। लेकिन इधर जब ईरान का और अमेरिका का युद्ध छिड़ गया तो उनका स्टेप रुक गया। तो उन्होंने क्या है, एक पॉक्सी बार शुरू कर दिया अफगानिस्तान के साथ कि हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को इंगेज रखना है किसी न किसी रूप में। और वो ही इंगेजमेंट का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है और अफगानिस्तान को भुगा रहा है। लेकिन ये युद्ध भी तो कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा है जी। या तो ऐसा हो कि अफगानिस्तान को वो घुटनों पे लाना चाह रहे हो, तो अभी तक के जितने भी ट्रायल उन्होंने दिए हैं वो सारे फेल साबित हुए हैं। और अफगानिस्तान पाकिस्तान को सिर्फ ये समझाना चाहता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि आप हमें सिर्फ तालिबान मानकर ना चले। हम अफगानिस्तान एक मुल्क हैं, यहाँ हमारी सरकार है, यहाँ हमारा शासन है, और अपने हित के हिसाब से चलेगा। एकदम सॉवरेन मुल्क है और बड़े वहाँ के स्वाभिमानी लोग हैं। और वो अफगानिस्तान को कहा जाता है कि दुनिया के तमाम बड़े एम्पायर्स का ग्रेवयार्ड है। चाहे अंग्रेज रहे हो, ब्रिटिश एम्पायर हो या रशियन हो या अमेरिकन हो, उनका ग्रेवयार्ड कहा जाता है अफगानिस्तान को। तो ये बहुत ही गलत जगह पर जाकर के आसिम मुनीर ने एक तो पंगेबाजी की है। उनको अब अफगानिस्तान ने कहा हुआ है, अगर ये मान लीजिए डिप्लोमेटिक बात है कि हम डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं या जो पख्तून इलाके हैं वो हमारे हैं, ये तो किसी के इशारे पे कर रहे हैं। ये तो डिप्लोमेटिक बात है। ये अपना इनका जो अपनी महत्वाकांक्षा है आसिम मुनीर की, एक तो वो महत्वाकांक्षा है कि अपने यहाँ भी तख्ता पलट नहीं हो पा रहा है उनको, मतलब वो जो सत्ताचार नहीं मिल रही है। और अफगानिस्तान में भी वो जो तालिबान जो वहाँ के शासक हैं खुंदजादा, उनको हटा करके ये हक्कानी गुट को बैठाना चाहते हैं वहाँ अफगानिस्तान की सत्ता। मैं आपसे ये जानना चाहूँ, क्या इसमें भी कोई अमेरिकन एंगल है क्या? मतलब जो उनका डर्टी गेम रह गया था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को काम पे लगा दिया है? ये काम तो है। अफगानिस्तान पहले कहा गया था कि अब अमेरिका ने कहा कि भाई अब बगराम एयरबेस खाली कर दे, अफगानिस्तान हमको सौंप दे वापस, जो ये लोग छोड़ के भागे थे वहां से। और केओस में डाला था एक कंट्री को पूरी तरह से। 20 साल लड़ने के बाद आप छोड़ करके चले गए, बगराम एयरबेस अब चाहिए आपको। अब उनको लग रहा है, अब ये एक दो कहानियां आ रही है। एक तो कि चाहिए, दूसरा वो चाह रहा है कि जो इनका हथियार बचे हुए हैं वो सब नष्ट हो जाए किसी तरह से अफगानिस्तान में, कि उनका अलग इस्तेमाल नहीं हो सके। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट तो है ही ना। या तो वो चाह करके अपना हथियार वहां से फिर वापस बगराम एयरबेस हासिल करके तमाम छोड़े हुए हथियार ले जाना चाहता हो, अपने नियंत्रण में लेना चाहता हो, या नष्ट करना चाहता हो, और उसकी प्रॉक्सी लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा हो। ये संभव है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया में वहां के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कितनी किरकिरी हुई है, इसकी कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखती हूं। पाकिस्तान के लोग उन पर मासूमों की जान लेने का आरोप लगा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि मुनीर तालिबान के जवाबी अटैक के डर से बंकर में जाकर छिप गया है। यजीदी फौज ने जैनी मरीज आसिम मुनीर उर्फ यजीद के अहकामात पर काबुल में अब जो है वो अस्पताल के ऊपर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है। और ये जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है जिसके तहत आसिम मुनीर रंजीत सिंह बनना चाहता है, लेकिन औकात इसकी शेख चिल्ली से ज्यादा की नहीं है, वो जाके मासूमों को हिट कर रहा है। ये अब जैनी मरीज आसिम मुनीर के अहकामात के ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स ये काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि जाहिर बात है कि अब अमेरिका से ये वादा किया गया है। हालांकि चीन ने इनको कहा है कि ये पंगा मत लो, लेकिन ये अमेरिका की गुलामी के अंदर ये काम अगर नहीं कर रहे तो क्यों कर रहे हैं? पीछे बची वो कहते हैं कि जनाब हम अब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी इस एयर स्ट्राइक के बाद, ना ही कोई सफारतकारी होगी जिस तरह चाइना कह रहा है, और अब हम बदला लेंगे, अब हम जवाब देंगे, ये कह रहे हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का जो GHQ है उसका जनरल हेडक्वार्टर और आर्मी हाउस आसिम मुनीर का जो घर है, आसिम मुनीर अपने घर से शिफ्ट हो गया है जी हमारी इतलात के मुताबिक अनडिस्क्लोज लोकेशन के ऊपर, क्योंकि आर्मी हाउस भी निशाने के ऊपर है। हालांकि एयर डिफेंस बैटरी फुली अलर्ट है आर्मी हाउस के ऊपर, जो पहाड़ी है उसके ऊपर लगी हुई है यू पार्क के अंदर,
लेकिन आसिम मुनीर की जान जा रही है और बंकर्स जो है वो कमांड सेंटर्स के बंकर्स जो है उन्होंने अपने कैंप ऑफिस के अंदर जो तैयार कराए हैं गालबन वहां पे वो शिफ्ट कर गया है, खुद छुप गया है जाके। और जिस तरह नतन्याहू नहीं मिल रहा उस तरह अब आसिम मुनीर भी नहीं मिल रहा यहाँ पे। तो ऐसे छुपे हुए दुबके हुए बैठे हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के काबुल अटैक पर अफगान क्रिकेटर्स का भी गुस्सा फूट रहा है। अफगानिस्तान के मशहूर क्रिकेटर राशिद खान ने यूएन से जांच की मांग की है। राशिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, काबुल में हाल ही में हुए हवाई हमलों से लोग दुखी हैं। इन हमलों में कई आम लोगों की जान चली गई। कुछ हमले घरों, स्कूलों और अस्पताल के आसपास भी हुए हैं। आम लोगों के इलाकों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से युद्ध अपराध माना जाता है, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या गलती से। अफगान क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने भी एक्स पर अफगान लोगों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि रमजान की 28वीं रात कई जिंदगियां अधूरी रह गई। तो ये नाराजगी है जी एक शॉर्ट कमेंट इस पर। ये जो पाकिस्तान कर रहा है, अब क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं, धीरे धीरे करके हर जुबान खोलेगी और पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगी। बिल्कुल खुली है, खुलनी चाहिए है। हर व्यक्ति को जो भी कुछ अपना सलाहियत रखता है उसको जिस मंच से कर सकता है, इस बात का विरोध करना चाहिए, इस बर्बरता का विरोध करना चाहिए है। ये एकदम ये बर्बर हमला है और अपनी जान, अपना नैरेटिव बचाने के लिए पाकिस्तान और जनरल आसिफ मुनीर जिस तरह के काम कर रहे हैं, और वो आदिल रजा ने बहुत ही सही बात की। हम लोगों के लिए तो बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने कहा कि रंजीत सिंह बनना चाहते हैं। महाराजा रंजीत सिंह जो है, बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि महाराजा रंजीत सिंह ने काबुल और काबुल के आगे मध्य एशिया तक देश जीते थे और उस समय कोई बड़े साधन नहीं होते थे लड़ाई के। तो ये एक बहादुरी, भारत की बहादुरी का वो है। किया था, बहुत ही शानदार राज किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये बनना चाहते हैं महाराजा रंजीत सिंह, और औकात शेख चिल्ली की भी नहीं है। तो वो सचमुच शेख चिल्ली की औकात नहीं है। और ये बात पाकिस्तान के लोगों को भी पूछना चाहिए कि कहाँ है आसिम मुनीर। मान लीजिए नेतान्याहू तो कॉफी का मग लेकर के वीडियो जारी कर रहे हैं कि हम जीवित हैं, जो उनको कहा गया। तो भाई आसिफ मुनीर भी सामने आए और आकर के, तुम जनरल रहे हो, सेना के प्रमुख रहे हो, तो लड़ो, आकर के फ्रंट पर आगे से लीड करो। तो ये तो बहुत जायज सवाल लोग वहां के उठा रहे हैं कि भाई आप खुद गायब हो गए और बेकसूर लोगों पर हमला करके तालिबान को उकसा रहे हैं कि तालिबान अटैक करे। अगर तालिबान अब तो करेगा ही ना, बदले की कार्रवाई होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन नष्ट होंगे, पाकिस्तान में भी आम लोग मारे जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। जंग कैसे लड़नी है वो भारत बता सकता है, और जंग चल रही है तो उसके बीच में डिप्लोमेसी कैसे वर्क कर सकती है ये भी भारत से सीखने को मिल सकता है। देश में एलपीजी संकट के बीच 2 और भारतीय जहाज आज भारत पहुंचने वाले हैं। नंदा देवी जग लड़ाकी जहाज आज भारत पहुंचेंगे। बहुत बड़ी राहत की खबर है, ये गुड न्यूज है। नंदा देवी जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोडेड है, तो वहीं जग लड़ाकी जहाज क्रूड ऑयल लेकर भारत आ रहा है। कल ही 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर शिवालिक जहाज गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर पहुंचा था। शिवालिक जहाज जो एलपीजी लेकर पहुंचा है उससे 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडर भरे जा सकते हैं। ये दोनों तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों के अंदर एक डर है, एक चिंता है कि भारत में एलपीजी की खपत इतनी ज़्यादा है, इसकी आपूर्ति कैसे होगी। तो ये मोदी की डिप्लोमेसी है, ना एलपीजी की कमी होगी ना तेल की कमी होगी। ये बात आप बेशक ये कह सकते हैं। एक छोटी सी बात इसमें कर लूँ राकेश जी, आज सुबह मैं एक बड़ा शानदार मीम देख रही थी कि मोहल्ले में 3 लड़ रहे हैं, तो एक ईरान है, दूसरा इजराइल और अमेरिका है, बीच में सऊदी अरब आता है तो ईरान उसे भी एक लगा देता है, फिर नॉर्थ कोरिया आता है, दोनों को अलग करने की कोशिश करता है। इतने में भारत आता है, कंधे पर सिलेंडर लेकर निकल जाता है। तो दुनिया जहां जंग में है, दुनिया एक दूसरे को मारने, काटने, बर्बाद करने पर उतारू है, उसमें डिप्लोमेसी कैसे काम करती है ये भारत बता रहा है। देखिए, जितना पैनिक किया गया है एलपीजी को लेके भारत के अंदर, जो अभी कल की जानकारी है उसके हिसाब से करीब 70 लाख सिलेंडर अब 2-3 दिन के अंदर बाजार में उतरने वाले हैं जी। और भारत सरकार जो है, जो कॉमर्शियल सिलेंडर पे बैन लगा के चल रही थी, प्रतिबंध लगा के चल रही थी, मेरे ख्याल से 1-2 दिन में अब कॉमर्शियल सिलेंडर भी छोड़ने वाले हैं। आज ये बड़ी खबर हमने बताई कि राजस्थान में भी इसकी आपूर्ति होने जा रही है, कई अन्य राज्यों में। तो जब कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए उपलब्ध हो रहा है एलपीजी, तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि घरेलू सिलेंडर के लिए अब पर्याप्त एलपीजी आ चुका है भारत के पास और आता जा रहा है। यानी आपके होर्मुज से जो आवक है उसमें जो आपके 28 जहाज़ों की जो हम बात कर रहे थे, उस 28 जहाज़ में करीब 12 जहाज़ तो ऐसे हैं जो एलपीजी लेके चल रहे हैं, बाकी क्रूड ऑयल वाले हैं। तो एलपीजी और तेल यानी कि गैस और तेल का भंडारण अब भारत में पर्याप्त होने वाला है। और जिस डिप्लोमेटी की आप बात कर रही हैं, वास्तव में मुझे लगता है कि इस भारत जैसी भूमि में
जी। सबसे प्राचीन देश में आज भी बुद्धिमत्ता बची हुई है। जो भारत ने तटस्थता अपनाई, मैं तो ये कहता हूं पूरे झंझावात में घुसने की बजाय यहीं का विपक्ष कह रहा था कि आप ईरान के साथ दिखिए, अमेरिका के साथ दिखिए, भारत तटस्थ रहा और उसी तटस्थता के कारण ही ईरान ने कहा कि नहीं, भारत अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी आपूर्ति कर सकता है। ये भारत की बुद्धिमानी और उसके संबंध नहीं होते तो मुझे लगता है आज जैसे बाकी देशों के जहाज होर्मुज के उस तरफ खड़े हुए हैं, भारत भी खड़ा होता और भारत आज पाकिस्तान से भी ज़्यादा खराब हालात में पहुंच चुका होता। लेकिन एक छोटी सी बात, इससे पहले कि मैं युद्ध की कुछ और खबरें दर्शकों के सामने रखूं, अजीत जी एक बात, लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सीखने की ज़रूरत है जो इस वक्त विपक्ष और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। देखिए, जनता मोदी के नाम पर वोट देती है, मोदी के पीछे खड़ी हो जाती है, उनकी डिप्लोमेसी, उनकी रीति नीति और उनके काम करने के तरीके से प्रभावित है। बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में अगर ये पैनिक बाइंग भी हो रही है तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, नहीं उतर रहे हैं। किसी ने, वही हम लोग पहले दिन से जो बात कर रहे हैं कि एक तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो होती है, कौन कैरी करेगा? पार्टी के लोग ही तो करेंगे, पार्टी के नेता ही तो कैरी करेंगे। सिर्फ एक बयान तो नहीं होता है ना। पार्टी के नेता, एमपी, एमएलए अगर अपने इलाके में लोगों को विश्वास दिलाते कि भाई हमको हमारे प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी पर भरोसा है, अगर सरकार कह रही है कि एलपीजी उपलब्ध है तो आप मत परेशान होइए, आप पैनिक बाइंग मत करिए, अगर किसी को जेन्युइन परेशानी है तो हम उपलब्ध कराएंगे। भाई इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, उतने उसके पार्षद हैं, विधायक हैं, एमपी हैं। अगर वो सब लोग भरोसा दिलाते, निकल के प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स करते तो फिर ये नहीं होता ना। ये तो मैं जो देख पा रही हूँ सर वो ये कि मोदी तो प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन बाकी उनके नेता जो हैं और फिर उसके नीचे कार्यकर्ता आ जाएं, जो आपने पार्षद तक की, पूरे विधायक पार्षद तक की गिनती आपने करा दी, वो क्यों प्रोएक्टिव नहीं है? वो क्यों सड़क पर नहीं निकल रहे? वो क्यों नहीं लोगों से बात कर रहे हैं कि आप पैनिक बाइंग ना करें? आज भी मेरे फोन में 10 मैसेजेस ऐसे आते हैं कि मैम सही स्थिति क्या है ये बताइए, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत हो ही नहीं है। सरकार केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से थोड़ी ना चलेगी, नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतरना पड़ेगा और आमने सामने की जनता से बात करनी होगी, तब जाके ये पैनिक बाइंग खत्म होगी। बात ईरान युद्ध की भी कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बेबस नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज में ईरान की नाकाबंदी की वजह से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ट्रंप दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। इस बीच ईरान ने इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में हमले तेज कर दिए हैं। बड़ी खबर इराक के बगदाद से आ रही है, जहां ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर भीषण हमला किया है। बगदाद की अमेरिकी एम्बेसी पर ईरान और उसके समर्थित संगठनों ने एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए। बताया जा रहा है कि बगदाद की अमेरिकन एम्बेसी पर ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन गिराया है। हमले की वजह से अमेरिका का दूतावास जल उठा है। ईरान की नाकाबंदी, ईरान में अमेरिका और इजराइल ने हमला जो है वो तेज कर दिया है। दुबई के फ्यूल टैंकर पर भी इस बीच हमले की खबर आई है। एयरपोर्ट के पास फ्यूल टैंकर पर अटैक हुआ है। ड्रोन हमले के बाद फ्यूल टैंकर में आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब खार्क पर राकेश जी अटैक किया था अमेरिका ने, तो वो ये तो मानकर चल ही रहा होगा कि ईरान चुप बैठने वालों में से तो है नहीं। अभी तक के जितने भी उसने हमले किए वो यही बता रहे हैं। तो चाहे वो अमेरिकी एम्बेसी होगी, चाहे उनके जवान होंगे, चाहे उनके मिलिट्री बेसेस होंगे, सब पर चुन चुन के हमला करेगा ईरान। ईरान एक नई रणनीति पे आगे बढ़ रहा है। ईरान अब इनका जो पूरे दुनिया में एकाधिकार है डॉलर का, उस एकाधिकार को तोड़ने की तरफ कदम बढ़ा रहा। वो धीरे धीरे कह रहा है कि अब डॉलर पे तेल की खरीद नहीं होगी, युआन पे होगी। तो यदि युआन पे तेल की खरीदी होगी तो पेट्रो युआन हो जाएगा, जो अभी पेट्रो डॉलर है। तो यदि पेट्रो डॉलर की जगह पे पेट्रो युआन हो जाएगा तो आप देखिए कि बाजार की स्थितियां फिर कैसे होंगी। यानी ईरान जो है, जिसके एकाधिकार को लेके ट्रंप अभी तक हनक दिखा रहे थे, उनको यह एहसास हो चुका है कि अब डॉलर की कीमत धीरे धीरे कम होने वाली है। ट्रंप का किसी के पास अब जोर नहीं बचा। नेटो अलग हट चुका है। मलेशिया ने इनके साथ ट्रेड डील कैंसिल कर दिया। मलेशिया जैसा इस बौखलाहट में क्या डोनाल्ड ट्रंप खार्क पर
दूसरा हमला कर सकते हैं और इस बार नहीं, वो क्यों ऑयल को करेंगे निशाना दूसरा हमला? बनाएंगे? मुझे नहीं? इसलिए नहीं लगता क्योंकि ट्रंप की नजर तो उसी पे है ना, उसी ईरानी वही तेल तेल पे चाहिए है। उन्हें। यदि ईरानी तेल पे उनकी नजर है तो उस तेल को नष्ट क्यों करेंगे? हाँ, जब ऐसी स्थितियां आ जाएंगी कि उनको ये लगेगा कि हमको ईरान को पूरी तरह से नष्ट करना है, ऐसी स्थितियों में ही वो खार्ग पे हमला करेंगे। अभी उनको एक उम्मीद जगी हुई है कि हम ईरान को कंट्रोल कर लेंगे, तेहरान पे कब्जा कर लेंगे, और इसलिए वो अभी खार्ग के मिलिट्री बेस पे हमला किए हैं, तेल भंडार पे नहीं किए हैं। और तेल भंडार पे हमला अमेरिका उस स्थिति में करेगा जब उसको लगेगा कि अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अमेरिका के पास कौन सा रास्ता बाकी है, क्योंकि सारे रास्ते तो उसने अख्तियार कर लिए हैं। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने कमांडोज भी तैनात कर दिए कि वो शिप्स की रक्षा कर लें। उसने खार्ग पर भी अटैक करके देख लिया, तेहरान तो बर्बाद करके रख दिया, लेकिन और क्या विकल्प है उसके पास? नहीं, तो उसके पास अभी सबसे बढ़िया विकल्प बचा हुआ है कि आप युद्ध समाप्त कर दीजिए। इसके अलावा ये सबसे अच्छा वो तो आज उनके के नाक समय कटाने में जैसा होगा। नहीं, अब उसी किसी जो आपने कर लिया अभी कि आपने उनकी सारी परमाणु फैसिलिटीज नष्ट कर दी है, उनके मिलिट्री बेस नष्ट कर दिए हैं, उसकी नेवी नष्ट कर दी है, उसकी एयर डिफेंस को एकदम पंगु कर दिया। आप कह रहे हैं कि 100% हमने नष्ट ये कर दिया ट्रंप का दावा है, है। आपने खामेनेई को मार डाला है, आपने सारी चीजें कर ली हैं। तो अब आप इसी को अपनी जीत बता करके युद्ध से निकल जाइए। देखिए, जो जिस हॉर्मुज के स्ट्रेट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो वहां शांति तभी बहाल होगी, वो तभी पूरी तरह से खुलेगा जब युद्ध बंद होगा। युद्ध बंद करके अमेरिका वहां से निकल जाए, ये सबसे आसान रास्ता है। और दुनिया के सारे देशों को ये ट्रंप से ये बात करनी चाहिए है कि बस हो गया, एक व्यक्ति की सनक में पूरी दुनिया को बंधक नहीं बनाया जा सकता। पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को, पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को आप बंधक नहीं बना सकते हैं। ये बात समझाए कोई उनको। और इसमें हम तो आज एक बहुत ही अच्छे, जो सबसे सम्मानित अपने यहाँ के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि आप बात करिए, आप नेतन्याहू से भी बात करिए और ट्रंप से भी बात करिए और कहिए कि भाई अब बहुत हो गया। 17-18 दिन दुनिया कोई व्यक्ति हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा कि एक व्यक्ति इतना संकट पैदा कर दे पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक। जो वो युद्ध छोड़ करके निकले वहां से, ये सबसे अच्छा रास्ता है उनके लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा ये कहते आए हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है। यही बात उन्होंने रूस और यूक्रेन को भी समझाने की कोशिश की। यही बात अगर वो इजराइल और अमेरिका को समझा पाने में कामयाब होते हैं तो असली पीस मेकर तो भारत के प्रधानमंत्री कहलाएंगे। लेकिन देखना ये होगा, आज हम ये पूरी चर्चा तब करें जब आज हम युद्ध के 18वें दिन में मौजूद हैं और अभी भी एक बड़ा संकट पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है।